तो आज का अपना पहला टाइटल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। अब देखो दो डिटरमिनेंट को आपको मतलब मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैट्रिक्स है उसमें हमेशा रो इनटू कॉलम जो है अपना वो मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। अब देखो रो इनटू कॉलम क्या होता है, मैंने मैट्रिसेस आपको पढ़ाई तो है नहीं, तो एक बार मैं करके दिखा देता हूं आपको। जैसे यहाँ पे ये अपने पास A1 A2 B1 B2 ये अपना पहला रो है, सॉरी पहली मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस वाले करके दिखा देता हूं मैं। और यहाँ पे X Y P Q, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन होती है कि फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम और सेकंड मैट्रिसेस की रो जो है जब हमेशा सेम होगी ना तभी ये अपना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। डीप में जो है अपन मैट्रिसेस में ही पढ़ेंगे इसको, अभी के लिए मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि जो मैट्रिक्स है उसमें हमेशा रो इनटू कॉलम अपना मल्टीप्लिकेशन यूज होगा और उसमें कंडीशन है कि फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम और सेकंड मैट्रिसेस के रो हमेशा सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये तो अपना बेसिक हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो रो इनटू कॉलम मतलब पहली रो को आपको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब A1 इंटू एक्स, तो A1x हो गया, फिर A2 इंटू P, तो कितना हो गया प्लस A2P, तो ये पहला अपने पास एलिमेंट बन गया। अब पहली वाली रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो A1 इंटू Y A1y प्लस A2Q A2Q है ना, बीच में पॉजिटिव प्लस यूज होगा, समी यूज करना है अपन को। ये पहला हो गया। अब दूसरे रो को अपन को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो B1 इंटू Y होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया B1x, x से मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट क्या है x, तो B1x प्लस B2 इंटू P, तो B2P। सिमिलरली जो सेकंड रो है ये किससे मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वाले कॉलम से, तो B1 इंटू Y, तो ये B1y हुआ प्लस B2Q, तो ये होता है अपना ये 2 क्रॉस 2 का रिजल्टेंट हो गया। तो ये होता है अपना मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई। अब देखो होता क्या है, अब मैं आपको डायग्राम भी बिगाड़ देता हूँ। देखो क्या है, ये जो पहली रो है इसको पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये पहली वाली रो को अपन को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ पे आता है। सेम टू सेम दूसरी वाली रो के लिए आपको सेम टू सेम करना है। तो ऐसा अपन करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, है ना, पढ़ा हुआ होगा, बोर्ड में ही पढ़ा हुआ होगा आपको, तो पता होगा मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई क्या होता है। तो ये अपन को पता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमेशा रो इनटू कॉलम होता है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। अब ये क्या होता है डिटरमिनेंट में, आपके सर इस मैट्रिसेस में तो रो इनटू कॉलम मेथड यूज होता है, इसमें कौन सा मेथड यूज होगा, तो इसमें चारों मेथड, कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो। मतलब रो इनटू कॉलम हुआ या कॉलम इनटू रो हुआ या फिर रो इनटू रो हुआ या फिर कॉलम इनटू कॉलम हुआ, कोई सा भी मेथड, चारों में से कोई सा भी, जो भी आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हो। बट इसमें क्या होता है हमेशा रो इनटू कॉलम। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया मल्टीप्लिकेशन में। तो ये तो पहला हुआ। दूसरा, ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक 2 क्रॉस 2 का है दूसरा 3 क्रॉस 3 का है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, नहीं पॉसिबल होगा। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये दो बेसिक रूल हो गए। अब कि सर सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, तो देखो जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो कौन सा है, रो इनटू रो। तो मैक्सिमम जो है अपने रो इनटू रो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में, तो ये ध्यान रखना। बाकी आप चारों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। बट देखो क्वेश्चन रिवर्स होके आते हैं। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो अपन को पता चलेगा कि सर एक एग्जांपल करके बताओ। जैसे अपने पास ये डिटरमिनेंट हो गया A1 A2 B1 B2 इनटू यहां पे हुआ X Y Z X Y PQ ले लो, P और Q, ठीक है। ये भी 2 क्रॉस 2 ये भी 2 क्रॉस 2, मतलब अपना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब देखो मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं रो इनटू रो मेथड यूज कर रहा हूं। तो पहली रो पहले वाली रो से मल्टीप्लाई होगी, तो पहली A1x प्लस A2y। अब पहली वाली रो दूसरी वाली रो से मल्टीप्लाई होगी, इसकी दूसरी वाली रो से, तो A1p प्लस A2q हो गया। सिमिलरली दूसरी वाली रो के साथ कर लो, तो B1x प्लस B2y। पहली सेकंड वाली इसकी जो रो है वो सेकंड वाली इसकी रो से मल्टीप्लाई होगी, तो B1p प्लस B2q। तो ये है अपना रो इनटू रो।
उसमें अपन ने क्या किया था, पहली वाली रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, इसमें पहली वाली रो को इसकी रो से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखा, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया और कहां पे लिखा, यहां पे। दूसरी वाली में मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इससे और कहां पे लिखा, सेकंड एलिमेंट बना वो। यही होता है। तो आपको बेसिक दोनों मेथड समझ आए होंगे। देखो क्या करते हैं अपन, तो ये जो है, ये तो इस पे तो बहुत क्वेश्चन देखोगे आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। बोर्ड में भी एक अलग से एक्सरसाइज मिल जाएगी आपको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये मेथड तो आपको आना ही चाहिए। साथ में डिटरमिनेंट में अगर आपको ये आता है ना, तो इसमें से कोई सा भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ जाओगे आप कि हाँ करना क्या है। तो ये है अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। समझ आया होगा आपको। चारों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखो एक जनरल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एग्जांपल के लिए ये सॉल्व करके दिखाओ। कभी कभी क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, जैसे ABCD को मल्टीप्लाई करो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है और यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है। अभी तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा, बट ये पॉसिबल कर देते हैं अपन। कैसे पॉसिबल करते हैं, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे बेस्ड। तो देखो उसमें करते क्या है अपन, मैं मल्टीप्लाई करके भी फिर आपको दिखा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं जो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 0 0 0 0 A B C, ये है अपने पास A B C D इंटू यहाँ पे क्या था, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मैंने ऐसा लिखा। तो अभी देखो, अभी ये 3 क्रॉस 3 का हो गया ना कि सर इसको सॉल्व करेंगे तो हाँ, तो यही तो आएगा। 1 का माइनर कितना होगा, यही होगा 1 का माइनर, बाकी 0 सभी के माइनर तो क्या हो जाएंगे 0। तो ये और ये मतलब सेम है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्या, यस अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। कोई सा भी यूज करना, रो इंटू रो, मैक्सिमम रो इंटू रो होता है। मतलब ये वाली रो पहले देखो मैं लिख देता हूं, जैसे ये अपना 3 क्रॉस 3 का रिजल्ट आएगा, ये वाली रो इस वाली रो से मल्टीप्लाई होगी और वो कहां पे आएगा, वो अपने पास ये वाला एलिमेंट बनेगा। फिर ये अपना इस वाली रो से मल्टीप्लाई होगी, फिर वो सेकंड एलिमेंट बनेगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर वो कहां पे बनेगा, ये थर्ड एलिमेंट बनेगा। ऐसे पहला वाला हो गया, ऐसे सेकंड वाली रो के साथ करना, ऐसे थर्ड वाली रो के साथ करना, यू विल गेट द मल्टीप्लिकेशन। तो आपको समझ आया होगा बेसिक क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में होता क्या। अब देखो हाँ, आपको अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आता है ना पहले से, तो ज्यादा आसान है। बाकी देखो समझाना जरूरी था तो पता चल गया होगा आपको। अब ऐसा नहीं होगा कि अपन, वैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड। तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो समझ और आएगा अच्छे से कि हाँ किस टाइप से मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट जो है यूज होता है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस जो आते हैं ना, पता भी नहीं चलता कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, इस वजह से वो ज्यादा खतरनाक भी हैं। तो देखो जैसे ये 2 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस्ड है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते से पता भी नहीं लगता कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस्ड है। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ABC PQR बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ लिया है। अब देखो एक शॉर्ट मेथड तो क्या है सॉल्व करने का, शॉर्ट मेथड वो क्या है, अपन A P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R इक्वल्स टू A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, सभी की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। रियल नंबर में है ना, तो सपोज करो मैंने 1 पुट कर दिया, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, A माइनस P 0, तो मतलब cos 0 बनेगा सभी जगह। cos 0 मतलब क्या बनेगा आपके पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसा। इसका आंसर कितना होगा 0, 2 रो सेम है 0, तो आंसर कितना होगा 0। या तो आप ऐसे सोच सकते हो, बट इसमें क्या श्योरिटी नहीं होती है कि हाँ ये अपना आंसर एकदम करेक्ट होगा, बट तरीका है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, देखो ये 2 डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा ये क्वेश्चन। कौन से डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन से, तो यहाँ पे देखो, तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि यहाँ पे 2 डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन से, जैसे देखो यहाँ पे ये cos A माइनस P का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos P प्लस sin A sin P, यही होता है, यही होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, cos A sin A 0 और इंटू cos P cos A cos P sin P 0, ठीक है। तब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना हुआ,
ये होगा आपके पास cos है cos p प्लस sin है sin p इक्वल्स टू 0। अब इसको जब मैं दूसरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो a के साथ q आएगा, मतलब यहाँ पे क्या कर दो cos q और sin q कर दो 0। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, cos है cos q प्लस sin है sin q, तो क्या बन गया देखो cos a माइनस q बन गया ना, तो ये वाला एलिमेंट भी आ गया अपने आप। यहाँ पे r है तो नीचे वाले में r आ जाएगा, cos r sin r 0, तो ये पहले वाली रो बन गई। सिमिलरली यहाँ पे a वाला हो गया तो b वाला और c वाला भी लिखना है, लिख दो, मतलब cos b sin b है ना, ये तो 0 ही आ रहा है, sin c cos c sin c 0, ठीक है। अब इन दोनों डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली आप यहां तक आ जाओगे। अब देखो ये सोचना पड़ेगा आपको, हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओपन करोगे कि हाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होगा। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करो, कौन सा मल्टीप्लाई, रो इनटू रो मल्टीप्लाई करके देखो तो अपने आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, जैसा मैंने आपको बताया। अब इस डिटरमिनेंट का एक कॉलम पूरा 0 हो रहा है, मतलब इसका आंसर भी क्या है 0 और इसका आंसर भी क्या है 0, तो फाइनल आंसर क्या हुआ अपना 0। तो ऐसे सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आपको सोचना पड़ेगा, और जो क्वेश्चंस होंगे जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाता है, ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आता है। तो पता चला होगा आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसा मैंने बोला था कि रिवर्स बन के क्वेश्चन आएगा, तो ये देखो उल्टा बन के ही क्वेश्चन आया। अभी जैसे देखो ये आया अपने पास कि इसको आंसर बताओ क्या होगा यहाँ पे। अब ये जो है ना 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, फिर अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, थर्ड एलिमेंट हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वो कौन से मैट्रिसेस होंगे देखो, उसके लिए अपन को सोच के बनाना पड़ेगा। अब कैसे सोच के बनाओगे आप, जैसे देखो यहाँ पे तो 2 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 1 0 इंटू 1 1 0 ये मैंने बना दिया। तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 हुआ, फिर 1 इंटू 1 1 हुआ, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये तो कंप्लीट हो गया। 0 इंटू 0 कोई लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हो गया अपना। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा। तो मैंने अगर यहाँ पे क्या लिखा, पहली वाली रो जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगेन 0 है, तो देखो यहाँ पे क्या बना 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा, तो ये हो गया कंप्लीट। प्लस 1 इंटू गामा प्लस डेल्टा, तो ये भी हो गया कंप्लीट। समझ आया आपको क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ऐसे जब तक नहीं सोचोगे ना तब तक नहीं आने वाला है। लास्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट शायद आपको दिख नहीं रहा, थर्ड एलिमेंट क्या है, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, ये है थर्ड एलिमेंट। तो अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा बनाना है, तो 1 इंटू अल्फा बीटा होगा तभी तो अल्फा बीटा बनेगा, प्लस गामा डेल्टा, तो यहाँ पे गामा और डेल्टा आ जाएगा। समझ आया, 1 इंटू अल्फा बीटा प्लस 1 इंटू गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, तो ये थर्ड एलिमेंट भी बन गया। यहाँ पे भी 0 लगा दो। समझ आया आपको, तो ये पहली वाली रो कंप्लीट हुई। दूसरी वाली रो तो अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा चाहिए ना, मतलब यहाँ पे आपको गामा प्लस डेल्टा और अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा गामा प्लस डेल्टा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो गामा प्लस डेल्टा हुआ, अल्फा प्लस बीटा किससे 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बन गया। यहाँ पे अगेन 0 आ गया। उसके बाद जब ये अपना इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, तो ऐसा होगा ये अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ये सेम हुए तो इसका मतलब क्या है, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यही है। तो ये अपना ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, तो देखो अपने आप समझ में आ गया ना। अब देखो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, ये होगा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फोर्थ एलिमेंट भी सिक्स्थ एलिमेंट भी बन गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा बनाना है, तो मतलब यहाँ पे आपके पास गामा डेल्टा होगा और यहाँ पे अल्फा बीटा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है।
तो ये दो मैट्रिसेस, दो डिटरमिनेंट का जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना अपने आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, सबके दिमाग में नहीं आता है कि हाँ ऐसा कुछ होगा ये, बट बढ़िया क्वेश्चन है, समझ भी आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। मतलब 3x3 के दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे। कौन से वाले मेथड से? रो इनटू रो वाले मेथड से। कि सर मेरे को रो इनटू कॉलम वाले से ऐसी दो मैट्रिसेस बनानी पड़ गई तो आप देखो आसान क्या है, रो इनटू रो वाला है। अगर आपको रो इनटू कॉलम ज्यादा समझ में आता है, आपको वैसे बनानी हो जैसे मैंने रो इनटू रो में ये दो मैट्रिसेस, दो डिटरमिनेंट बनाए, वैसा ही आप अगर रो इनटू कॉलम में कर पाओ तो जरूर करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप उसमें भी कर सकते हो। बाकी ये जो है एक पूरा कॉलम 0 है, मतलब ये भी 0 और ये भी 0, तो फाइनल आंसर कितना हुआ इसका भी 0। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पे। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट अपन खत्म करते हैं और नेक्स्ट टाइटल स्टार्ट करते हैं जो कि है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। तो उस पर चलते हैं अभी। तो पहला आता है अपने पास सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। तो पहला हो गया सिमेट्रिक। अब देखो काफी ज्यादा सिंपल है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो है ना अपन मैट्रिसेस पढ़ेंगे, पर अपन पहले डिटरमिनेंट स्टार्ट कर दिया है तो आपको समझाना पड़ेगा मेरे को। देखो सिमेट्रिक में होता क्या है, सिमेट्रिक में A इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज होता है, मतलब जिस भी मैट्रिसेस में उसका ट्रांसपोज और उसकी वैल्यू सेम है ना, उसको अपन सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलते हैं। कि सर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने अगर A इक्वल्स टू लिखा, A इक्वल्स टू A B C और यहाँ पे A B और C, ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब मैं इसी का ट्रांसपोज कर रहा हूँ, देखो इसी का ट्रांसपोज, इसी वाली मैट्रिसेस का मैंने, इसी वाले डिटरमिनेंट का मैंने ट्रांसपोज किया। तो देखो क्या हुआ, A B C जो रो कॉलम है उसको मैं क्या बनाऊंगा, कॉलम बनाऊंगा। ये जो आपने R1 है ना, मैं इसको C1 बना देता हूँ, तो A B C। फिर जो R2 है, R2 को मैं C2 बना देता हूँ, तो B B A, B B A, ये हुआ। फिर जो मेरे पास R3 है, थर्ड कॉलम, थर्ड रो को मैं कॉलम थर्ड बना देता हूं, तो C A C, ये हुआ। तो अभी भी दोनों सेम है क्या, A B C, B B A, C A C, अभी भी सेम है। तो यही होती है अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो ये मैट्रिसेस हो जाती है, अभी के लिए क्या है, ये डिटरमिनेंट है। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में बेसिक डिफरेंस यही होता है। देखो मैट्रिसेस क्या होती है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, बाकी डिटरमिनेंट क्या होता है, एक डेफिनेट वैल्यू होती है। ये एक पढ़ेंगे जब मैट्रिसेस आएगी तो उसमें मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा बेसिक क्या होता है। तो अभी के लिए आपको पता चला होगा A इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज, या फिर द डिटरमिनेंट इन विच Aij इक्वल्स टू AJI हो फॉर एवरी I एंड J। हर I और J के लिए क्या होना चाहिए, Aij इक्वल्स टू AJI होना चाहिए। मतलब जैसे कोई भी हो, जैसे यहाँ पे देखो ये तो प्रिंसिपल डायगोनल तो सेम है ही सही, अपने पास प्रिंसिपल डायगोनल जो है ABC ये तो सेम है ही सही, क्योंकि ये तो 1 1 2 2 3 3 है सीधा। ये क्या है अपने पास, जैसे यहाँ पे देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, बेसिक I और J है ना, पहला वाला I होता है, दूसरा वाला J होता है। तो AIJ इक्वल्स टू AJI, तो इसको कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि इसमें तो I और J दोनों सेम है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। A12 की वैल्यू A21 के इक्वल होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, A12 की वैल्यू A21 की इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये दोनों और ये दोनों सेम चाहिए। तो देखो ये B और ये B यहाँ पे सेम आ रहा है। A13 की वैल्यू किसके बराबर चाहिए, A13 की वैल्यू A31 के बराबर चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये रेक्टेंगल जो बनाया मैंने, ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वही तो अपन ने लिखा, यहाँ पे C है तो यहाँ पे भी C है। A23 की वैल्यू A32 के इक्वल होनी चाहिए, तो ये जो है ना, ये ऐसा वाला गोला इसके इक्वल होना चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं जो सिमेट्रिक होता है उसमें होता क्या है, Aij इक्वल्स टू AJI फॉर एवरी I एंड J। ये है अपने पास सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। अब दूसरा कौन सा हो जाता है, दूसरा हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक दो में रिजल्ट लिखवाऊंगा, वो याद रखना आप। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में देखो A इक्वल्स टू माइनस A का ट्रांसपोज, ये अपन मैट्रिसेस में पढ़ेंगे, अभी के लिए ये जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने ट्रांसपोज ही नहीं बताया है आपको।
बेसिक बताने के लिए बताया है, बाकी ये जो मतलब ये जो डेफिनेशन है ना, a इक्वल टू a का माइनस a का ट्रांसपोज, ये वाली डेफिनेशन अपन कहाँ पर लिखेंगे, मैट्रिसेस में। डिटरमिनेंट में क्या लिखते हैं सर, डिटरमिनेंट में ऐसा लिखते हैं, ऐसा डिटरमिनेंट जिसमें a i j इक्वल टू माइनस a j i हो, ठीक है, a i j इक्वल टू माइनस a j i हो। अगर ऐसा होगा तो उसको अपन क्या क्या बोलेंगे, फॉर एवरी i एंड j, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो यहाँ पे दो केस बनते हैं, एक तो i इक्वल टू j वाला, तो फॉर, अब मैंने क्या बनाया यहाँ पे, फॉर i इक्वल टू j। अब जब i इक्वल टू j है मतलब a i इक्वल टू माइनस a i, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, j की जगह मैंने i पुट कर दिया, इसको उधर लेके आओगे तो a i टू a i इक्वल टू 0, मतलब a i इक्वल टू 0, मतलब इसमें जो सेम वाले होंगे ना, मतलब 1 1 2 2 3 3 ये हमेशा क्या होंगे, 0 होते हैं। तो इसमें हमेशा जो अपना पहला पॉइंट क्या निकल गया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होता है, 0। तो आपने कोई भी डिटरमिनेंट बनाया, जैसे मैंने एक डेल्टा इक्वल टू बनाया, तो डेल्टा इक्वल टू यहाँ पे, तो ये तो 0 0 बना दो आप, जैसे ये a हुआ, ये b हुआ और ये c हुआ, तो ये अपन ने बना दिया। अब ये क्या है, a1 2 किसके इक्वल होना चाहिए, a21 के, बट यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माइनस का वेरिएशन होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस a आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे माइनस b आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे माइनस c आ जाएगा। तो ये अपना किसका एग्जाम्पल हुआ, ये अपना एग्जाम्पल हुआ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का। समझ आया आपको क्या हुआ, तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के सम को अपन ट्रेस ऑफ द मैट्रिसेस बोलते हैं, है ना, मैट्रिसेस में पढ़ेंगे। बाकी ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में काफी टाइम पूछा गया है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिसेस होता क्या है। तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिसेस क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स के सम को अपन ट्रेस ऑफ द एलिमेंट बोलते हैं, ट्रेस ऑफ द मैट्रिसेस बोलते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे 0 होते हैं। दूसरा क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का बनाया, 2 क्रॉस 2 का क्या हो जाएगा, 0 0 a माइनस a, यही हुआ, इसका आंसर कितना आया, a स्क्वायर। सो ये क्या है, ये इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट always gives answer a whole square। तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट जो कि एक इवन ऑर्डर का होगा, उसका आंसर एक हमेशा क्या होगा, एक होल स्क्वायर आंसर आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कितना आया, a स्क्वायर अपना आंसर निकल के आया। तो ये भी सीधा रिजल्ट है, ये भी याद रखना। और इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआईटी में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, आंसर इज ऑलवेज 0। वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। मतलब इसका आंसर कितना होगा, 0, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 है ना। ऑड ऑर्डर का मतलब समझ गए ना, 1 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, इसको अपन ऑड ऑर्डर बोलते हैं। इवन ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, 6 क्रॉस 6 इवन ऑर्डर होगा। तो वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0, है ना। कि सर मेरे को तो नहीं पता चला, आप प्रूफ करके दिखाओ, तो इसको सॉल्व करके देख लेना। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालनी आती है ना, 0 इंटू दिस माइनस दिस, a इंटू दिस माइनस दिस करके देखना, 0 ही आएगा, सीधा रिजल्ट है, याद रखना। वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट आपको दोनों समझ आए होंगे। अभी इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से समझ आएंगे। तो जैसे देखिए ये क्वेश्चन है अपना स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्राइंगल एबीसी फाइंड। तो ट्राइंगल साइन, ये पूरा डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखो, साइन a प्लस बी प्लस सी, तो ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, पाई। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉट बी प्लस सी, कॉट बी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट पाई माइनस ए। कॉट पाई माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस कॉट ए, है ना, सीधा लिख रहा हूं मैं। cos a प्लस बी, cos a प्लस बी कितना हो जाएगा, cos पाई माइनस सी, cos पाई माइनस सी कितना होगा, माइनस का cos c। ये हुआ। यहाँ पे cot a है,
यहाँ पे tan a प्लस बी प्लस सी मतलब tan पाई की वैल्यू tan 0 होता है तो tan पाई भी कितना होगा 0, तो ये भी 0 माइनस साइन सी कॉस सी, यहाँ पे साइन सी और ये 0 दिख गया ना। प्रिंसिपल डायगोनल 0 है और ये सारे एलिमेंट में माइनस का वेरिएशन है, मतलब एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है विद ऑड ऑर्डर, आंसर हमेशा कितना होगा 0। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था ये, तो समझ आया होगा आपको, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए, आगे है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन डिटरमिनेंट के। अब देखो डिफरेंशिएशन जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने वहां पे भी आपको बता दिया था कि डिटरमिनेंट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। बाकी एक बार अपन फिर से लिखवा देता हूं मैं। जैसे देखो डिफरेंशिएशन, सबसे पहले डिफरेंशिएशन देखते हैं अपन। तो जैसे अपने पास डेल्टा इक्वल टू हो गया R1 R2 R3 है ना, मैं 3x3 का डिटरमिनेंट कंसीडर कर लिया, 3x3 का है ना। R1 की वैल्यू पूरे 3 एलिमेंट है, R2 में भी 3 एलिमेंट है, R3 में भी 3 एलिमेंट है, ऐसा है। तो d बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो d बाई डी एक्स ऑफ R1, सबसे पहले R1 का डिफरेंशिएशन करो, R2 और R3 को अनचेंज छोड़ो, ये मेथड होता है, प्लस R1 को अनचेंज छोड़ो, d बाई डी एक्स ऑफ किसका करो R2, फिर R3 को भी अनचेंज छोड़ो, प्लस R1 और R2 को अनचेंज छोड़ो, d बाई डी एक्स ऑफ R3। तो पहली वाली रो का डिफरेंशिएशन करना है, R2 और R3 को अनचेंज छोड़ो, प्लस सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, थर्ड रो का तो ये मेथड होता है डिफरेंशिएशन करने का किसी भी डिटरमिनेंट का। समझ आया होगा आपको, पहले भी डिफरेंशिएशन में मैं बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन। अब जो इंटीग्रेशन है ना, उसमें क्या करना है, जैसे डेल्टा इक्वल टू दिया हुआ इंटीग्रेशन, कोई भी डिटरमिनेंट है, डेल्टा इक्वल टू है आपके पास fx gx और hx है ना। यहाँ पे u v w हो गया और यहाँ पे p q एंड r हो गया, मतलब ये सारे के सारे कांस्टेंट होंगे, नीचे वेरिएबल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डेल्टा dx की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन fx dx, इंटीग्रेशन gx dx और इंटीग्रेशन hx dx। ये ऐसे कैसे रहेंगे, u v w ऐसा कैसा रहेगा और p q r भी वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि सर अगर जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x इक्वल टू वेरिएबल है। अब कि सर अगर x वेरिएबल है तो अगर x R1 में भी है और R2 में भी है तो क्या करेंगे, तो आपको पहले फर्स्ट आपको हमेशा चेंज करना पड़ेगा जो वेरिएबल है उसको, या तो एक ही कॉलम में लेके आओ या फिर एक ही रो में लेके आओ। जैसे अपन ने रो के लिए किया है, ऐसा कैसा कॉलम के लिए भी पॉसिबल है। सो यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है, द वेरिएबल शुड बी इन वन रो टू अप्लाई दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वेरिएबल जो है ना एक ही रो में होना चाहिए। कि सर अगर नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, तो अपन को उसको चेंज करना पड़ेगा, एक ही रो में लेके आना पड़ेगा। कि सर कैसे करेंगे, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे सपोज करो यहाँ पे x आ जाता तो मैं कैसे ना कैसे x को रिमूव करता, पूरे x को मैं या तो रो 1 में बनाऊंगा या फिर रो 2 में बनाऊंगा या फिर रो 3 में बनाऊंगा। तो ये बेसिक तरीका है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला, अपन पहले भी बात कर चुके हैं इस पे, तो ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस पे इसको, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, डेल्टा इक्वल टू आपको दिया हुआ है, डेल्टा इक्वल टू साइन एक्स ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स। थर्ड एलिमेंट है लॉग x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये है u v w 10 5 9, ये है अपने पास डेल्टा। तो क्या पूछा अपन से, इंटीग्रेशन डेल्टा dx माइनस पाई से लेके पाई क्या होगा, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो ये अच्छी बात है कि इसमें सारा x जो है ना R1 में ही है, पहले कॉलम में ही है, R2 और R3 पहली रो में ही है, R2 और R3 में कोई x नहीं है, तो मैं सीधा ही इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेके पाई साइन x, इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेके पाई ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स।
dx इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई log x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। यहाँ पे u v w है और यहाँ पे 10 5 और 9 है। अब जैसे देखो अपन को पता है ना इंटीग्रेशन माइनस a से लेके a fx dx की वैल्यू 0 होती है इफ fx इक्वल्स टू क्या हो, एक ऑड फंक्शन हो, इवन ऑड वाली जो प्रॉपर्टी है अपनी। तो यहाँ पे sin x भी क्या है, एक ऑड है, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से 11th क्लास से, ये भी एक ऑड फंक्शन है कि सर ऑड इवन का कैसे पता लगाते हैं। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो गया तो वो क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करना, माइनस कॉमन आके बाहर आ जाएगा, ऐसा का ऐसा इसमें भी होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ ऑड फंक्शन। तो एक डिटर्मिनेंट की तीनों रो जीरो हो गई, अगर सॉरी तीनों रो नहीं, एक रो के तीनों एलिमेंट जीरो हो गए, तो ये क्या बना, ये ऐसा बन जाएगा 0 0 0 और यहाँ पे जो भी है सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। तो एक रो पूरी जीरो होगी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसमें थोड़ी सी आपको इंटीग्रेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब ये तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, अब हो सकता है आपको इंटीग्रेशन थोड़ा दे दे वो सॉल्व करने के लिए, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो प्रिपेयर रहना, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको आता ही है अच्छे से, अपन ने पढ़ा है, काफ़ी प्रैक्टिस की है उसकी, और डीपीपीज भी काफ़ी अपलोड की है। प्रैक्टिस करना, देखो जो अपना प्रैक्टिस सेक्शन है कम्युनिटी टैब में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस पेपर्स अपडेटेड है विद सॉल्यूशन। तो अगर किसी को चाहिए किसी स्पेसिफिक चैप्टर का भी तो भी कमेंट कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, डेल्टा इक्वल्स टू दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ e की पावर x sin x x स्क्वायर एंड 2। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल पूछा है, तो d बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा कितना हो जाएगा, पहली रो का डिफरेंशियल e की पावर x का e की पावर x sin x का cos x, x स्क्वायर और 2 अनचेंज रहेगा, प्लस फर्स्ट रो अनचेंज मतलब e की पावर x और sin x को ऐसा कैसा छोड़ दो, x स्क्वायर का 2x और 2 का 0, जो सिखाया वही अप्लाई किया। इसको सॉल्व कर लेना, 2e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर cos x हुआ, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 2x sin x। ठीक है, तो बस यही आंसर हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या है, px रेज टू पावर 4 प्लस qx क्यूब प्लस rx स्क्वायर प्लस sx प्लस t इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3, x और x एंड x प्लस 1, ये आपको दिया हुआ है। क्या पूछा अपन से इस क्वेश्चन में, अपन से वैल्यू पूछी है t की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी अपन पहले कर चुके हैं डिफरेंशिएशन में। तो देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, क्या करना है, t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो इन सभी में x आ रहा है, जब मैं x इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगा ना तो इधर t ही बचेगा, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू इधर भी x इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा मेथड है, देखते से पता चल जाएगा कि x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं क्या मिलेगा, t 0 पुट कर दो तो ये 0 हुआ, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 0 0 एंड 1। ठीक है, ये हुआ। जो इसके साथ मैं ओपन कर देता हूं तो ये चला गया, ये चला गया, 3 माइनस, तो कितना आया, ओनली 2 आंसर आया इस क्वेश्चन का। तो 2 अपने पास t की वैल्यू है। अब देखो इस पे बेस्ड और अच्छा क्वेश्चन बन सकता था अगर वो किसकी वैल्यू पूछता कि s की वैल्यू बताओ क्या है, मतलब उसने s पूछ लिया। अब s फाइंड आउट करने के लिए अब आप क्या करोगे, आपको एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे देखो एक बार आप डिफरेंशिएशन कर दो तो t तो 0 हो जाएगा और ये x जो है ना ये हट जाएगा, तो ओनली s बचेगा। सो s की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 टाइम डिफरेंशिएशन, दोनों साइड होगा, इधर भी और इधर भी। अब इधर डिफरेंशिएशन करना आपको आता है, 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, देन पुट x इक्वल्स टू 0, उसके बाद x इक्वल्स टू 0 पुट करना है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ s। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, खुद कंप्लीट सॉल्व करना, मतलब ऐसा सोचना कि इसमें s की वैल्यू भी पूछी है क्वेश्चन में, तो इस पूरी इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन करो, इधर तो हो ही जाएगा आसानी से, इधर भी डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 डिटरमिनेंट बनेंगे अलग अलग, फिर उसके बाद x इक्वल्स टू 0 पुट करना उसमें, तो फिर s की वैल्यू फाइंड आउट होगी। आप खुद कर सकते हो। आगे चलते एक क्वेश्चन और है, इस पे बेस्ड वो सॉल्व करते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आपको अच्छे से सॉल्व किया हुआ होना चाहिए। काफी आसान क्वेश्चन है बट लगता डेंजरस है।
ये fx दिया हुआ है, f5 की वैल्यू 2 है, तो सिग्मा x इक्वल्स टू 1 से लेके 10 fx की वैल्यू क्या होगी? तो देखो यहाँ पे f डैश x फाइंड आउट करो, f डैश x, तो देखो f डैश x r1 का डिफरेंशिएशन, तो साइन का cos x प्लस अल्फा, cos x प्लस बीटा, cos x प्लस गामा, ये हुआ। r2 और r3 अनचेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस अल्फा, cos x प्लस बीटा और cos x प्लस गामा, और लास्ट है साइन बीटा माइनस अल्फा साइन गामा माइनस अल्फा और साइन बीटा माइनस गामा, प्लस दूसरी रो का डिफरेंशिएशन, तो दूसरी रो का डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर तो साइन क्या रहेगा, साइन x माइनस अल्फा, साइन x प्लस अल्फा, साइन x प्लस बीटा और साइन x प्लस गामा। नीचे क्या हुआ, नीचे cos का माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन x प्लस अल्फा माइनस साइन x प्लस बीटा माइनस साइन x प्लस गामा। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्या है, थर्ड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस अल्फा साइन गामा माइनस अल्फा और साइन बीटा माइनस गामा है। अब जो अल्फा और बीटा है ना वो तो पूरा ही कांस्टेंट है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, x के रेस्पेक्ट में, तो अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है ना। तो देखो प्लस ये r1 r2 और साइन अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई x है ही नहीं, तो ये पूरा क्या हुआ 0 0 और 0, r3 का डिफरेंशिएशन। अब देखो ये दोनों रो सेम है, दो रो सेम हो गई तो इसका भी क्या है 0, ये दोनों रो भी, ये माइनस बाहर आते ही माइनस कॉमन लेते ही ये दोनों रो सेम हो जाएगी, ये भी क्या है 0, थर्ड तो अपने आप 0 बन गई। किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम की वैल्यू 0 होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होती है 0 प्रॉपर्टी से। तो अपना आंसर कितना है 0, मतलब f डैश x इक्वल्स टू क्या है, f डैश x इक्वल्स टू 0 है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन, मतलब fx क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब अगर fx एक कांस्टेंट फंक्शन है तो अगर f5 की वैल्यू 2 दी हुई है अपन को, क्वेश्चन में क्या है f5 की वैल्यू 2 दी हुई है, तो सिग्मा x इक्वल्स टू 1 से लेके 10 fx की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसने पूछा क्या, इसने अपन से पूछा है f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू f10 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर f1 की वैल्यू f5 की वैल्यू 2 है ना, तो देखो कांस्टेंट फंक्शन है तो f1 की भी कितनी होगी 2 होगी, f3 की भी 2 होगी, f4 की भी 2 होगी, सभी की वैल्यू 2 ही होगी। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू 10 टाइम्स 10 बार, तो 10 बार 2 को मल्टीप्लाई करो, मतलब 20 अपना आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो बढ़िया क्वेश्चन था देखो, मतलब fx एक कांस्टेंट फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करते हैं आपको पता चल गया, उसके बाद आसानी से सॉल्व हो गया, ये भी समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।